नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। एलएसी पर जो भी भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उस पर इंडिया टीवी लगातार आपको पल पल की जानकारी दे रहा है। बड़े जनरल्स के साथ उस पूरी स्थिति का एनालिसिस करके इसके क्या मायने हैं वो आपको समझा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में टेंशन हाई है। यहां रक्षा मंत्रालय में इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत वहां मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के चीफ को बुलाया गया है। सबके बीच यहां पर इस वक्त बैठक चल रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि एलएसी पर सेना 1 इंच पीछे नहीं हटने जा रही है, ना ही अपने इलाके की जमीन में चीन की सेना को घुसने देगी। साथ ही भारत कहीं भी रोड कंस्ट्रक्शन नहीं रोकेगा। यह भारत का अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र में रोड कंस्ट्रक्शन करे और उससे वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। चीन को बता दिया गया है कि हटना पीछे है आपको, हमें नहीं। चीन को हर हाल में अप्रैल 2020 का स्टेटस को मानना होगा, यह भी भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। अभी मनीष हमारे सहयोगी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि मेजर जनरल लेवल की बातचीत का एक और दौर वहां पर चलने वाला है, जिसमें भारत की तरफ से यह बता दिया जाएगा कि यह स्थिति है। कल जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, परसों रात और कल के रात के बीच में, और उसके बाद भारत ये कह रहा है अगर आपको यह कबूल है तब तो बातचीत शांतिपूर्ण तरीके से हो सकती है, नहीं है तो फिर भारत अपने तरीके से चीजें हैंडल करेगा। यह भारत की तरफ से आज जब मीटिंग होगी तो चीन को बता दिया जाएगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा जो ईस्टर्न कमांड के जीओसी रह चुके हैं और चीन पर स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट भी हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी वो भी लगातार बने हुए हैं। अभय कृष्णा सर, ये जो अभी भारत की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है, क्या ये आखिरी मैसेज माना जाना चाहिए कि ये है तो ठीक है, नहीं तो फिर अब हम अपने हिसाब से तय करेंगे आगे क्या करना है? बिल्कुल सही बोला आपने। जो मैसेज दे दिया है बहुत ही फर्म है, बहुत ही साफ है। अब इस मैसेज को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसकी तैयारी करनी होगी। अगर चाइना को यह मैसेज समझ में नहीं आता है तो, अगर चाइना को यह मैसेज समझ में आ गया तो सारा कुछ रिस्टोर हो जाएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर उसकी तैयारी करनी होगी। यही बात मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं कि मिलिट्री स्ट्रेंथ डिप्लोमेसी का एक हिस्सा होता है, एक कारतूस होता है, तो वो कारतूस अब इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। अगर चाइना को हमारी बात अभी भी अगर समझ में नहीं आ रही है। जहां तक हमारा रिलेशनशिप का सवाल है सारे देशों के साथ, तो मैं तो बोलूंगा, मैं तो इस गवर्नमेंट को कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि हमने जो भी रिलेशनशिप अभी जिससे भी हम स्टैब्लिश कर रहे हैं वो हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं इक्वल टर्म्स, उनके दबाव में नहीं। तो चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट मूव का जो एक पॉलिसी है जिसके तहत उन्होंने बहुत सारे देशों के एरियाज को ले लिया है, तो ये भी एक एक्सपेंशनिस्ट मूव उन्होंने किया है। तो उनको एक सबक सिखा देना है, एक मैसेज दिखा देना है कि यहां नहीं चलेगा, यहां हमारे साथ तुम्हारा जो भी रिश्ता होगा वो इक्वल टर्म्स पे होगा, क्योंकि अब हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में बिलीव करते हैं, अ बाइंडिंग अलायंस में नहीं। जनरल कुलकर्णी, आपके हिसाब से एलएसी पर इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं जो स्थिति बनी हुई है उससे आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहले कि दोनों देशों ने भी मिल करके बातचीत करना बहुत जरूरी है। और मिलिट्री लेवल पे जो बातचीत होती है इसमें इस घटना का, ये निंदनीय घटना है, शर्मनाक घटना है, और हमने कोई शब्द नहीं छोड़ने चाहिए चीन को बताने के लिए कि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना का जिसका शुरुआत आपने की ये गलत है। अब फिर बातचीत का कोई फायदा नहीं निकलेगा। अगर बातचीत हम कर रहे हैं, इतने सालों से करते आए हैं, एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स हैं, एक दूसरे के साथ हम गुत्थम गुत्था जरूर हुआ है इससे पहले, पर इस तरह का जवानों का शहीद हो जाना, चाहे वो हमारे हैं या उनके हैं, उनके 45 हो, 60 हो, 70 हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे जो 20 जवान, जो 20 सोल्जर्स शहीद हुए हैं, ये वाकई ही बहुत ही दुखद घटना है। इसमें सबसे पहले दूसरी बात, हम लोगों ने साफ शब्दों में उन्हें बताना चाहिए कि अगर ग्राउंड लेवल पे किसी ने कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, जो भी निर्णय लेना है ऊपर होगा, पॉलिटिकल लेवल पर होगा, और कूटनीतिक लेवल पर भी बातचीत चलती रहनी चाहिए। यकीन करना है कि इस तरह की घटनाएं ना घटे। क्या अगर जो वहां का वातावरण है, अगर जवानों के बीच में गर्मा गर्मी हो जाए तो
और भी उलझ सकता है, सुलझाने की जगह उलझ जाएगा। ठीक है, हम लोग डिसएंगेजमेंट के लिए गए और एंगेजमेंट आप कह रहे हैं कि जो निर्णय होना है वो यहाँ दिल्ली के लेवल पर हो, वहां ग्राउंड लेवल पर ना हो। इस पर मैं बाकी मेहमानों से भी चर्चा करूंगा। मेजर जनरल ए के शिवाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन पहले मनीष, आपके पास कुछ और खबर आ रही है। देखिए, अभी का अपडेट यह है कि जिसका हम जिक्र कर रहे थे, दरअसल दिल्ली का मैसेज त्रिशूल डिवीजन के जीओसी जो हैं जनरल बापिटा, वो अब सीधा अपने काउंटर पार्ट को बताएंगे। और यही वजह थी कि 24 घंटे तक चाइनीज पीएलए के जो इंजर्ड और साथ में जो किल्ड इन एक्शन जो कमांडिंग ऑफिसर हुए थे, उसके अलावा जो बाकी करीबन 43 की संख्या में थे, वो अपनी बॉडी को रिकवर नहीं कर पाए थे। क्योंकि गलवान के इलाके में जिस समय चाइनीज पीएलए इस समय जिस लोकेशन पर है, वहां से जो रोड हेड है वो काफी दूर पर है। इसीलिए भारतीय वायुसेना और सेना से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो अपने हेलीकॉप्टर्स को ला सकते हैं, और ये संख्या करीबन 43 से यानी 43 से ऊपर की है, जो इंडियन आर्मी के सोर्सेस के द्वारा हमें जानकारी मिली है। दरअसल गलवान के पीछे के इलाके में जो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है, पेट्रोलिंग पॉइंट 114 पे, वहां पर बिल्डअप लोकेशन है, और सांकेतिक तौर पर बिल्कुल ये मैसेजिंग क्लियर की जाएगी थर्ड डिव के जीओसी के द्वारा कि दरअसल इस बिल्डअप एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो सेंटिटी है उसे मेंटेन करते हुए चाइनीज पीएलए पीछे की तरफ जाए। और यही वजह है कि इस समय अब से कुछ देर बाद मेजर जनरल रैंक ऑफिसर लेवल बातचीत अब लद्दाख में होगी, जिसमें चाइनीज काउंटर पार्ट को सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो अग्रेशन हुआ उसको लेकर, अप्रैल 2020 के स्टेटस को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भारत के कोई भी चाइना ना रोके और अपनी लाइन पर पीछे की तरफ जाए, ये अहम मुद्दे होने वाले हैं और इसी मुद्दों के आधार पर बातचीत होगी। एक बार फिर से हम आपको बता दें, अभी की सबसे बड़ी खबर है, अब से कुछ देर बाद 3 डिव कमांडर जो इस समय लद्दाख में है, जनरल बापिटा, वो अपने काउंटर पार्ट चाइनीज पीएलए के उनसे बातचीत करने वाले हैं और ये एक अहम बैठक होगी, क्योंकि दिल्ली की मैसेजिंग सीधा अब चाइनीज पीएलए को इस जरिए मिलने वाली है। सुशांत, ठीक है, इस बैठक पर भी हमारी नजर रहेगी। मनीष, आपके पास हम अपडेट के लिए लौटते रहेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन मेहमानों से चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बताते हैं कि चीन आखिर गलवान वैली से इतना डरता क्यों है। गलवान वैली अक्साई चीन के करीब है। यह भारत का अक्साई चीन से इकलौता डायरेक्ट लिंक है और इसीलिए चीन को इस बात की चिंता रहती है कि अगर यह गलवान वैली उसके हाथ में नहीं रही तो कहीं भारत अक्साई चीन तक तो नहीं पहुंच जाएगा। यह आप तस्वीर देख रहे हैं, यह वो झड़प वाला इलाका है गलवान वैली का, जहां पर झड़प हुई है। लाल हिस्सा आप देख रहे हैं, यह हिस्सा आप देख रहे हैं, यह एलएसी है। यह अक्साई चीन का हिस्सा है, जिसके बारे में देश के गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि यह भारत का हिस्सा है और हम इसको लेंगे। और इसीलिए चीन की समस्या देखिए यह है कि वो ये सोचता है कि अगर इस इलाके में भारत ने कंस्ट्रक्शन कर लिया, भारत ने रोड बनाई, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया, तो यह अक्साई चीन का हिस्सा भारत के लिए यहां पर पहुंचना उसके लिए आसान हो जाएगा। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर उस लिहाज से मजबूत हो जाएगा और इसीलिए चीन की चिंता रहती है कि वो इस एलएसी के इलाके में इस वैली के इलाके में, गलवान वैली के इलाके में भारत को कंस्ट्रक्शन ना करने दे। इसके पास भारत का सड़क निर्माण का काम यहां पर चल रहा है। गलवान नाले पर भारत का ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है। गलवान वैली में भारत के सड़क निर्माण से चीन घबराया हुआ है और इसीलिए भारत को सैन्य समेत हर तरह की गतिविधि में यहां पर मदद मिल जाएगी, ये उसकी टेंशन है। ऐसे में चीन को अक्साई चीन पर भारत के हमले का डर सताता है कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत बना रहा है, अगर ये बना लिया तो फिर चीन की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। जनरल शिवाज, ये जो स्थिति है, चीन के डर की हम बात कर रहे हैं, ये डर वाकई वो वजह है जिसकी वजह से ये हालात अभी वहां पर बने हैं? बिल्कुल ठीक बोला आपने, जो बिल्कुल ठीक बता रहे थे। जिस प्रकार से ये रोड दरबुक, शोक और दौलत बैग ओल्डी जहां जाती है डीबीओ में, ये सब सेक्टर नॉर्थ है जो कि अक्साई चीन के बिल्कुल मिला हुआ है। और इसी प्रकार से काराकोरम हाईवे से 8 किलोमीटर साउथ में जब हमने दौलत बैग ओल्डी के एयरक्राफ्ट लैंड कर दिए, फाइटर एयरक्राफ्ट जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं चीन बुखला गया है। चीन को लगता है कि ये जो काराकोरम हाईवे इनका जा रहा है चीन से लेके पाकिस्तान में, वो भी इसके लपेट में आ सकता है और डीबीओ से कहीं ना कहीं अक्साई चीन में एक प्रभाव पड़ा जा सकता है। और जो स्पेशली इनका हाईवे जा रहा है आपका जो सिंगजांग प्रोविंस से लासा तिब्बत में, उसको भी हम एक प्रकार से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और ये जो अभी गलवान घाटी है, ये आके मिलती है शोक वैली से, क्योंकि मैं वहां चीफ ऑफ स्टाफ था 2 साल 2011-12 में, मैंने ये पूरा इलाका देखा हुआ। तो इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो हमने गलवान घाटी के अंदर ब्रिज बना के जो हमने अपनी फीडर रोड बना ली है इस मेन रोड से, उससे इसलिए बुखला गया है कि हमारा रिएक्शन टाइम
4-5 घंटे से घट के आधा घंटा हो गया है और हम इस गलवान घाटी को डोमिनेट कर सकते हैं टूवर्ड द ईस्ट और वेस्ट की तरफ से हम दौलत बेग ओल्डी से जो हमारे जहाजों से हम अक्साई चिन एरिया को पूरा कवर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चीन को यह डर लग रहा है कि जब ये बातचीत आई कि अक्साई चिन भी भारत का हिस्सा है तो चीन को कहीं डर लगा कि कोई भारत ऐसा कुछ तो नहीं करने वाला है कि वो अक्साई चिन को लेने की कोशिश करे। और दौलत बेग ओल्डी से जब से एयरफील्ड बनी है और हमारे बड़े जहाज लैंड हुए C-70 मास्टर, उसकी जो ये डर है और बढ़ गया है। और गलवान घाटी का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम गलवान घाटी में आगे जाते हैं तो अक्साई चिन को हम सैंडविच कर सकते हैं दोनों तरफ से। तो ये कृष्णा, अगर चीन वाकई इतना डरा हुआ है भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग से और वहां पर भारत के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर से, फिर तो शायद ही वो पीछे जाए। ये डर उसके मन से सिर्फ बातचीत से तो निकलेगा नहीं। ये हो भी सकता है कि शायद और एफर्ट हमको डालना पड़े उसको निकालने के लिए, लेकिन ये डर उसके अंदर है, हमको ये समझने की बहुत जरूरत है। ये डर उसके अंदर इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने हमेशा एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में विश्वास किया है। भारत ने तो कभी भी चाइना का कोई टेरिटरी कभी मांगा नहीं है और कभी क्लेम नहीं किया है, और भारत ने कभी उनके किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो LAC के अक्रॉस हो रहा है उस पर कभी ऑब्जेक्शन उठाया हो। लेकिन अगर आप चाइना को देखें तो 1962 के बाद लगातार वो बहुत सारे जोग्राफिकल सेगमेंट्स जो ये पॉकेट्स हैं LAC के अक्रॉस, उस पर वो डिमांड हमेशा करता रहा है कि ये उसका इलाका है। और जब भी हमारा कोई कंस्ट्रक्शन होता है, कोई डेवलपमेंट होता है, वहां के जो निवासी हैं, जो लोग रहने वाले हैं, उनकी भलाई के लिए, उनकी सहूलियत के लिए, तो उसमें चाइना को ऑब्जेक्शन होता है। तो ये एक अजीब सा उनका एक नेचर है कि सबको दबा करके रखो। और ये नेचर उनका इसलिए है क्योंकि आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था कि वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी एक उनकी कॉन्सेप्ट है, जिसमें वो जिसके साथ भी रिश्ता बनाते हैं पहले उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाते हैं और उसके बाद फिर अपना वो ताकत उसको दिखाते हैं और उसको दबोचते हैं। ये चीज वो इंडिया के साथ अभी करने के सक्षम में नहीं है। अब ये चीज इंडिया के साथ उनका नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो फिर ये इस लेवल पे आ गया है कि अब वायलेंस और जो मिलिट्री एक्शन है अब शायद उसकी नौबत आने लगी है। और यही डर उनको सता रहा है कि शायद इंडिया ही ऐसा कोई चाल उनके साथ मत चल दे, क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया ने भी उनको एक अच्छा सा मैसेज दे दिया है कि हमारा तुम्हारे साथ जो भी रिश्ता होगा वो इक्वल टर्म्स पे होगा, तुम्हारे टर्म्स पे नहीं होगा। और यही बात उनको खड़क रही है। और खास करके जब से हमने यूनियन टेरिटरी लद्दाख और कश्मीर को बनाया है तो ये डर सिर्फ चाइना में नहीं, ये पाकिस्तान में भी बैठ गया है। और जहां तक पाकिस्तान जो उनका एक बहुत ही ट्रस्टेड अलाई है, आज उसकी हालत देख लीजिए। एक तरफ वो बैंकरप्सी से झूल रहा है, दूसरी तरफ अनरेस्ट बलूचिस्तान में, पख्तूनवा में और गिलगिट बल्तिस्तान में अनरेस्ट स्टार्ट हो गया है। और शायद ये अभी टूटने वाले हैं ये सब ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स और एक अलग देश बन जाएंगे। तो पाकिस्तान भी अभी US के साथ मिलकर के अपना बैंकरप्सी से निकले या चाइना के इंटरेस्ट को इंडिया के अगेंस्ट में उसको सर्व करता रहे और उनका जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको बचाए। पाकिस्तान की भी हालत अभी बुरी हो गई है। तो ये सिचुएशन एक माहौल उधर बन गया है कि चाइना को शायद ये करने के लिए वो मजबूर कर दिया है। और इसीलिए मैं तो एक ही शब्द कहूंगा कि चाइना अपने एरोगेंस की वजह से बहुत मिसगाइडेड हो गया है और वो आग से खेल रहा है। ठीक है जनरल कुलकर्णी, क्या चीन का जो ये डर है ये 2014 के बाद वाले भारत को देखकर है कि ये तो वो भारत है जो कहता है वो कर देता है, वो सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है, वो एयर स्ट्राइक भी करता है, वो 370 हटा भी देता है, और जब वो संसद में कह देता है कि अक्साई चीन भी हमारा है तो कहीं ले ना ले। ये नए वाले भारत से डर है क्या? ये ऐसे है कि आप देखेंगे कि 2013 में उनके राष्ट्रपति शी आए, 2014 में अपने मोदी जी आए। तो ये जो दोनों लीडर्स हैं अपने अपने राष्ट्र में आए और दोनों ने ये प्रण लिया है कि अपने अपने राष्ट्र को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां पे वाकई उनकी वो में क्षमता है। अगर इस दोनों की सोच आप देखिएगा वो बहुत जरूरी है। अब जब शी इस तरह की बातें करते हैं कि हमने अब उधर ले जाना है, उनका मकसद है कि किस तरीके से हिंदुस्तान जो है एक ही ऐसा देश है जो टक्कर ले सकता है चीन के साथ। पूरे दुनिया भर में आज की तारीख में अगर आप देखें कि विश्व में जो
चीन है वो ऐसी स्थिति में आप उस चीन की तरफ बड़ी दूसरी निगाह और घृण्य निगाह से देखते हैं। और ऐसे माहौल में क्या कर, अब चीन ने क्या किया है, उनके राष्ट्रपति ने, उनको लगता है कि अगर चीन ने एक वाकई एक एशियन पावर बनना है तो उसको दिक्कत आ रही है इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में से जितना भी तेल गुजरता है वो मलाक्का स्ट्रेट से गुजरते हुए साउथ चाइना सी से होते हुए उनको जाता है। तकरीबन 1 लाख शिप हर साल मलाक्का स्ट्रेट से गुजरते हैं, और यानी कि तकरीबन 5 मिनट में एक शिप। सबसे तंग इलाका अगर मलाक्का स्ट्रेट में है तो सिर्फ 2.8 किलोमीटर है और 25 मीटर गहरा है। ऐसे माहौल में अगर कोई भी रुकावट होती है या कोई कर सकता है, अभी आपने देखा हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किस तरीके से संगठन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अमेरिका किस तरीके से साउथ चाइना सी में दबाव डाल रहा है, किस तरह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मांग। तो चीन ने क्या किया, चीन ने सोचा कि हम पाइपलाइन लगाएंगे ग्वादार से निकाल करके और सीधा अपने निकालेंगे किधर से, कुंजरा पास से होते हुए निकाल। और ये जो रास्ता बना है अक्साई चीन से, ये चीन ने 2013 में ये 2500 किलोमीटर का हाईवे था। ये G219 जो हाईवे है 2013 के बाद चीन ने इसको 10,000 किलोमीटर किया है। ये हाईवे तकरीबन हमारे LAC से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर रोड के ऊपर देखें तो तकरीबन 125 से 175 किलोमीटर की दूरी पर यह हाईवे आता है। हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हम किसी भी वक्त इनके बरखिलाफ नहीं बना, हम अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए कि जितने हमारे जवान उधर LAC के ऊपर हैं, उन्हें नहीं तो जितनी भी थोड़ी बहुत सहूलियतें दे सकते हैं। आप देखेंगे हम लोग अभी तक 3-3, 4-4 दिन लगते थे उनके पास पहुंचने में। सामान ले जाना, चाहे पोर्टर्स के द्वारा ले जा रहे हैं या म्यूल्स के द्वारा ले जा रहे हैं, खच्चरों पे ले जा रहे हैं, बहुत तरीके से दिक्कत है। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हमारे जवानों की जो सहूलियतें बढ़ेगी। हाँ, चीन के दिमाग में है, आप देखिएगा कि जितनी ये है 10,000 किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूं, उसमें से 180 किलोमीटर जो रास्ता बना है वो अक्साई चीन से गुजरता है, जो हमारे नजदीक है। और उस अक्साई चीन के सावन के अंधे को सब हरा ही दिखता है, और वो तो ऐसा अंधा है कि उसको हरा दिखना ही है। ऊपर से यहाँ गृह मंत्री ने संसद में कह दिया कि अक्साई चीन तो हम लेंगे ही लेंगे, तो उसका उसकी हालत आप समझ सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बात है सर, जिस पर मैं आप लोगों से थोड़ी चर्चा करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, कि क्या चीन ये कोशिश कर रहा है कि वो हालात ऐसे बनाए कि जब बातचीत हो, मेज पर बैठे दोनों तरफ से लोग, तो वो ये कबुलवाने की कोशिश करे, ये टर्म्स रखने की कोशिश करे कि आप अक्साई चीन की बात नहीं करेंगे, और उसके पहले के लिए ये हालात बना रहा है क्या? इस पर भी चर्चा करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। LAC पर जो तनाव है उसको लेकर लगातार इंडिया टीवी पर बड़ी कवरेज जारी है, और भारत चीन टेंशन पर एक बड़ी खबर आ रही है। खूनी संघर्ष में चीन के 35 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, यह अमेरिकी खुफिया एजेंसी कह रही है। तो अब यह जानकारी अमेरिका की तरफ से भी आ रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चीन के 35 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। अभी तक जो भारत के पास जानकारी थी, वो जो फोन इंटरसेप्शन था उसके आधार पर यह कहा गया था कि 43 से ज्यादा सैनिक मारे गए होंगे। अब इस बात की पुष्टि अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट भी कर रही है कि वहां पर 35 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं है। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। जनरल अभय कृष्णा, जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले कह रहा था कि चीन की पूरी कोशिश ये तो नहीं है कि ऐसी पोजीशन में लाओ कि टेबल पर बैठकर बात ये हो कि हम तो पीछे जाएंगे लेकिन आप भी आगे नहीं आएंगे, आप अक्साई चीन के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं एक बात बताऊं आपको, सिर्फ अक्साई चीन ही उसका डर, उसका वीकनेस, वर्नेबिलिटी नहीं है। उसका वर्नेबिलिटी अक्साई चीन है, गिलगित बल्तिस्तान है, उसका वर्नेबिलिटी WHO की इंक्वायरी है, उसकी वर्नेबिलिटी हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस ताइवान के साथ वो है, उसकी वर्नेबिलिटी हमारा जो उसका हांगकांग है उसके साथ है, और सबसे बड़ी वर्नेबिलिटी एक और अभी ऐड हो गई है, जो अभी जनरल कुलकर्णी ने बात किया था इसका, इंडियन ओशन का, कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, अभी स्ट्रेट ऑफ सुमडा स्ट्रेट है, सुना होगा आपने, जो कि साउथ में पड़ता है, उधर से भी इनकी शिपिंग होती है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, अब हमारी नेवल बेस अगर कोको आइलैंड में अगर तैयार हो जाती है, बन जाती है 1 साल 2 साल में, तो वो जो इनका शिपिंग लेन है वो भी गया, वो भी अब हमारे ही निगरानी में रहेगा अभी। तो इसके अलावा उनकी और भी कई वर्नेबिलिटी है, जैसे तिब्बत है, तिब्बत में अनरेस्ट चल रहा है। तिब्बत तो उनका हिस्सा कभी था ही नहीं, वो तो उन्होंने तो ऑक्युपाई किया है इसको अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के थ्रू। देन वेस्टर्न बॉर्डर उनका पूरा
अभी तहस नहस हालत में हो रखा है, पोरस है और रेस्टिव है। उसके अलावा उनके जो रिलेशनशिप हैं जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ सब खराब हो गए हैं, काफी अनरेस्ट वहां हो रहा है, और हमारी रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छी हो गई है, हमारा बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है। और फिर चाइना के अंदर से बहुत सारे बिजनेस हाउसेज अभी वहां से मूव कर रहे हैं जो वियतनाम और इंडिया में आने वाले हैं। तो ऐसे करके इनकी कोई एक वर्नेबिलिटी नहीं है जिसके ऊपर वो प्रेशर डाल करके हमारे आप ये कह रहे हैं इनकी कोई एक दुखती नब्ज नहीं है, इनकी तो नब्ज ही नब्ज है जो हमारे हाथ में है, जिधर दबाएंगे उधर दुखेगा, और इसलिए हमें तय करना है कि किधर दुखाना है और किधर बताना है। इस पर मैं लौटूंगा सर, चर्चा करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं।